किसी भी ह्यूमैनिटीज टॉपिक के पीछे जाकर धीरे से बोलो फंसना पक्का है तो वो मुड़कर जरूर देखेगा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की लेजेंडरी फंसना पक्का है सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। नाम से ही पता चल रहा है कोई तो एक ऐसी पार्टी थी जिसका बहुत दबदबा हमें देखने को मिलता था। पहले चैप्टर में हमने बात करी कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या चैलेंजेस हमारे सामने थे। अब हम देखेंगे कि जब हमें आजादी मिल गई उसके बाद क्या सीन था। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिछले जितने भी सालों में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। पूरी एनसीईआरटी को आपके लिए निचोड़ दिया है। बाजू में अपनी बुक खोल के बैठ जाइए और वीडियो को देखिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि पूरा चैप्टर आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हो गया है। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, कीपिंग इन माइंड द क्रूशियल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन अ डेमोक्रेसी, which route did our national leaders decide to take in the newly independent India? Explain any 2 points। या फिर क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसको एक तरीका देखा जिससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस पर अपना व्यू बताइए। तो घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2024 में ही पूछा गया था। चलिए इसको देखते हैं। जब कभी भी किसी देश को आजादी मिलती है तो पहली प्रॉब्लम आती है नेशन बिल्डिंग की। अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेबल करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और इसी को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज के बहुत सारे लीडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो डेमोक्रेसी अफोर्ड नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का मतलब आप सबको पता है कि डायरेक्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट। हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमें किसे इलेक्ट करना किसे नहीं करना, हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। तो बहुत सारी कंट्रीज के लीडर्स को लगता था कि ये चीज बहुत रिस्की है, शायद इससे हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी और टुकड़ों में टूट जाएगी। बहुत सारे रीजंस थे। लेकिन जो इंडिया के लीडर्स थे उन्होंने इसी डिफिकल्ट पाथ को अपनाया। उन्होंने बोला कि हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन की तरह आगे बढ़ेगा। हम ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं क्योंकि लोगों का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट यार ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, ये बहुत पहले से है। क्योंकि हमारे अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर इंडिया बहुत ज्यादा कमिटेड था डेमोक्रेसी के आइडिया को लेकर। तो अगर हम आजादी के बाद डेमोक्रेसी के अलावा कुछ और करते तो वो हमें सरप्राइजिंग लगता। लेकिन हम सबको पता था, हमारे जितने भी लीडर्स थे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करते थे। इंडिया में क्या है भाई, हम कभी भी ना पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखते। हमारे लीडर्स ने कभी इसको एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा। उन्होंने बोला ये एक तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका ये हक है कि वो डिसाइड करें कि भाई वो कैसे गवर्न होंगे, कौन उन्हें गवर्न करेगा, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये सारी चीजों का हक उनके पास होना चाहिए। डेवलपमेंट करने का, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने का कोई एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। डेमोक्रेसी आपको मौका देता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे लीडर्स ने इस चीज को बहुत प्रमोट भी किया था। वही आगे कंटिन्यू किया गया है। अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स की बात करते हैं, अलग अलग लोगों की बात करते हैं, तो भाई हर किसी की सोच, हर किसी की चाहते हैं, उनके एस्पिरेशन डिफरेंट हो सकते हैं। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, तो सब सेम नहीं होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता यार कि ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। हो सकता है थोड़े से वाद विवाद होंगे, थोड़ा सा हम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, डिबेट करेंगे, किसी और के आइडियाज को अपोज करेंगे। इंडिया में ये चीजें बहुत कॉमन है, हमें देखने को मिलती हैं। इन सब पॉलिटिकल एक्टिविटी का लेकिन कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं होता है। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है और इन्हें होना भी चाहिए। क्या कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट है उसको ये आगे बढ़ाएं। कभी भी डिबेट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका मेन पर्पस ही यही होना चाहिए कि हम सोसाइटी को और प्रोग्रेसिव बना सके और उनका भला हम कर सके। और इसीलिए हमारे लीडर्स ने ये पूरा पाथ अपनाया था, ये जानते हुए भी कि हो सकता है हर किसी के ओपिनियन डिफरेंट होंगे, एस्पिरेशन डिफरेंट होंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, why was holding of the first general elections in 1952 a great challenge for the election commission of India? इसी क्वेश्चन को अलग अलग सालों में घुमा घुमा के पूछा गया है, लेकिन बात एक ही है कि जब हम पहला इलेक्शन करवा रहे थे, या फिर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं कि भाई एज के बाद हर किसी को हक है वोट डालने का। इंडिया में आप 18 के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, कुछ भी आप वोट डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फर्स्ट इलेक्शन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है
लेकिन आंसर आप सेम ही लिखेंगे, घबराएंगे नहीं, चाहे वहां इलेक्शन कमीशन की बात हो, इंडिया की बात हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हो। इसको हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो भाई, इंडिया में इलेक्शन कमीशन, इस कमीशन का काम ही होता है इलेक्शन सही से करवाना। तो जो इंडिया की इलेक्शन कमीशन थी, उसने ये डिस्कवर करा कि इंडिया में इलेक्शन कराना, वो भी एकदम फ्री और फेयर, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। क्योंकि अगर कहीं पर भी आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना पड़ेंगी, राइट? कि भाई पर्टिकुलर एरियाज में डिवाइड करना पड़ता है। आपकी फैमिली में जब भी कोई वोट डालने जाता होगा या कुछ सालों बाद आप भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप हर जगह वोट डालने चले जाएंगे। पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, हर एक जगह से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर वो जीत जाते हैं तो आप वोट डालेंगे कि आप अपने एरिया के लिए किसको चुनना चाहते हैं, जिन्हें मेजोरिटी मिलती है, फिर उनका वहां पे हमें देखने को मिलता है पूरा रोल। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। एक और वर्ड यूज किया गया है, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन मतलब क्या होता है? यही जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें रीडिफाइन करना। भाई पॉपुलेशन चेंज हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स बदलते हैं, तो सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हमें चेंजेस करना पड़ते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसे हम डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो याद रखिए, ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इतना ही नहीं, इसके बाद इलेक्टोरल रोल्स लिस्ट, सीधी सीधी भाई कौन वोट डालेगा। आपके घर में भी इलेक्शन से पहले आते होंगे लिस्ट वगैरह लेकर कि आपके घर में ये वोट डालने वाले हैं, यहाँ पर पहुंच जाइएगा। तो ये रोल्स वगैरह बनाना बहुत जरूरी है। इलेक्शन के लिए बहुत प्रिपरेशन लगता है कि भाई पूरे सिटीजन की लिस्ट भी तो होना चाहिए ना, कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। और ये सारी चीजें, इलेक्टोरल रोल्स बनाना, लिस्ट वगैरह बनाना, बहुत टाइम टेकिंग है। आप खुद सोचिए, एक तरफ आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काम देखना है, एक तरफ आपको वोटिंग लिस्ट का काम देखना है, दोनों चीजों में टाइम वगैरह बहुत लगता है, आसान चीजें नहीं है। अच्छा, जब पहला ड्राफ्ट बनाना इन रोल्स का, तो ये डिस्कवर करा गया कि अराउंड 40 लाख विमेन का नाम ही नहीं है लिस्ट में। ये वोट डालने वाली हैं, ये एलिजिबल है, लेकिन लिस्ट में ही नाम नहीं है, तो ये वोट कैसे डालेंगी? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। अब इसके बाद एक और चीज नीचे दी हुई, आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत ही मेहनत एक्सरसाइज था, बहुत ही कम्बरसम, बहुत मेहनती ये काम था भाई। आज से पहले कभी भी इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में इलेक्शन कहीं पर भी नहीं हुए थे। फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा था, इतनी पॉपुलेशन, इतना एरिया, ये सब करवाना है। उस समय देखिए यहां पर दिया हुआ है 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 17 करोड़। और इन्हें कितने लोगों को इलेक्ट करना था? 3200 एमएलए और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट से बताना। बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चे ये भी गलत कर देते हैं, हम देखेंगे, बहुत इजी चीजें हैं ये, है ना? आप लोग कमेंट में बताओ। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। लिटरेट मतलब क्या होता है? जो किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वोट डालने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से पढ़े लिखे बहुत कम है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए हमारी इलेक्शन कमीशन को बार बार सोचना पड़ रहा था कि इलेक्शन कैसे करवाएंगे, कुछ वोटिंग के लिए क्या स्पेशल मेथड वगैरह होना चाहिए, सारी चीजें सोचना पड़ रही थी। तो इलेक्शन कमीशन का काम बहुत भारी हो गया था। इन्होंने करीब करीब 3 लाख ऑफिसर्स को, पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया इलेक्शन करवाने के लिए। और ये नहीं है भाई कि सिर्फ इंडिया की साइज बहुत बड़ी है, सिर्फ इतना रीजन नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो हमने ऊपर देखे। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ही, लेकिन इसके ऊपर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो नीचे आती है कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे ना, ये पहला सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का टेस्ट था। एक ऐसी कंट्री जो पुअर है, इलिटरेट है, वहां पर डेमोक्रेसी का इतना बड़ा टेस्ट है। फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इंडिया को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन थे। इससे पहले तक अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सिर्फ हमें प्रॉस्परस कंट्रीज में देखने को मिलता था, जैसे मेनली यूरोप साइड, नॉर्थ अमेरिका, ऐसी जगह जहां पर ऑलमोस्ट सभी लिटरेट है, वहां पर डेमोक्रेसी देखने को मिलता था। पहले तो यही मानना था कि नई कंट्रीज को डेमोक्रेसी, जो गरीबी है, इलिटरेसी है, वहां पर डेमोक्रेसी अपनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया ने इस चीज को, इस नोशन को चैलेंज किया था। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, उस टाइम तक तो ये भी था यार, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी थी जिन्होंने विमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। अगर आप 18+ हो, आप मैन हो, विमेन हो, कोई भी हो, आप वोट डाल सकते हो। तो इंडिया जो है भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो कर रहा था। ये एक बहुत ही बोल्ड और रिस्की स्टेप था। एक एडिटर थे इंडिया के, उन्होंने इस चीज को क्या बोला था? द बिगेस्ट गैम्बल, जुआ, द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन का नाम है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के लिए क्या लिख दिया था?
वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। मतलब नेहरू जी जिएंगे और इनको सामना पड़ेगा, करना पड़ेगा एक दिन का, जहां पर इनको बोलना पड़ेगा कि कैसे हम लोग फेल हो गए। तो लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 1952 के जो इलेक्शन थे वो लैंडमार्क थे, बहुत सिग्निफिकेंट थे, टर्निंग पॉइंट थे, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी के लिए। घुमा फिरा के ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई, इंडिया के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे ना, उसे 2 बार पोस्टपोन किया गया। भाई पूरे इंडिया में इलेक्शन कराना, गवर्नमेंट फॉर्म करना हंसी खेल नहीं है। इसके बाद अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हमारे इलेक्शन कराए गए। लेकिन इसे बोला जाता है 1952 इलेक्शंस, क्योंकि ज्यादातर रीजन में जो वोटिंग हुई वो जनवरी 1952 में हुई थी, इसलिए इसको 52 के इलेक्शन बोले जाते हैं। ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस था ना, कैंपेनिंग करना, पोलिंग करना, काउंटिंग करना, इसमें करीब करीब इंडिया में 6 महीने का टाइम लगा। ये इलेक्शन कोई ऐसे मामूली इलेक्शन नहीं थे, बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे, क्योंकि एक सीट के लिए कितने लोग लड़ रहे थे? 4 लोग, ये एवरेज था। 4 कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग पर सीट, ये एवरेज निकल कर आ रहा है, मतलब एक उसके लिए 4 लोग लड़ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत था। फिर अगर हम वोटर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ये भी बहुत इंप्रेसिव है। मोर देन हाफ एलिजिबल पॉपुलेशन वोट करने के लिए आई थी। देश को इतने समय बाद आजादी मिली है, एक बड़ा दिन है, तो क्यों नहीं आएंगे? तो देखिए, इतनी पुअर इलिटरेट पॉपुलेशन है, उसके बाद भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, आधे से ज्यादा लोगों ने आया और वोट किया। फिर वो लोग जो हार गए, उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे हमारे साथ चीटिंग हो गई या इलेक्शन में धांधलाई हुई, ब्ला ब्ला ब्ला, उन्होंने कोई बातें नहीं करी। उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने बोला कि भाई जो हुआ है फेयर हुआ है, हम अपनी हार स्वीकारते हैं। तो इंडिया में पुरानी लीडरशिप तो भाई बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती ही थी। अच्छा, अब ये इलेक्शन की जो इतनी सक्सेस हुई ना, इसने क्रिटिक्स, वो लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको एकदम शांत कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नोट किया, कंफाउंडेड ऑल दोज स्केप्टिक्स। कंफाउंडिंग मतलब अनॉय कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना, एकदम सरप्राइज कर देना। स्केप्टिक्स मतलब वो लोग जो डाउट करते हैं। तो जो लोग बहुत डाउट कर रहे थे, उनको एक तमाचा पड़ गया, सीधी बात है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग मतलब यही बोल रहे थे ना कि एडल्ट फ्रेंचाइज जो इंडिया में है नहीं चलेगी, आप लोग ऐसे वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, ब्ला ब्ला। तो उन सबको भाई एक चांटा पड़ गया था कि भाई ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। और इसलिए पूरे दुनिया भर में जो 1952 के इंडिया के जनरल इलेक्शन हुए, उन्हें एज अ लैंडमार्क देखा जाता था डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। इन्होंने प्रूव करा कि भाई डेमोक्रेसी वहां पर भी थ्राइव कर सकती है, वहां पर भी सक्सेसफुल हो सकती है, जहां पर पॉवर्टी है या फिर बहुत ही लिमिटेड एजुकेशन है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं, जाने कि आपके स्कूल में नहीं बताया, जो भी हो, जनरल इलेक्शन, यहाँ जनरल वर्ड का ये मतलब नहीं होता कि टाइम पास के इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब होता है जब हम लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि पूरे इंडिया का कंट्रीब्यूशन चाहिए। ये स्टेट लेवल के इलेक्शन नहीं, इसलिए हम इसे जनरल इलेक्शन बोलते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें क्लियर रखा करो, क्योंकि ये क्लियर नहीं रहती है तो फिर कंफ्यूजन होता है। अच्छा, वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट में लिख दीजिए प्रीमियम वीडियो। इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा। हमें बहुत ज्यादा आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप ही हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ना भाई, इलेक्शन में जो वोटिंग मेथड है वो भी चेंज हुआ है। जो पहला इलेक्शन था उससे लेके आज के समय में बहुत चेंजेस आए हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इसको देखते हैं। पहला जो जनरल इलेक्शन इंडिया में हुआ था भाई, वहां पर हर एक कैंडिडेट का ना सेपरेट बैलेट बॉक्स होता था। बैलेट मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ वोटिंग। तो अलग अलग बैलेट बॉक्स होता था उनके सिंबल के साथ, और जो वोटर रहते थे उन्हें एक ब्लैंक बैलेट पेपर ड्रॉप करना पड़ता था। 4 अगर लोग खड़े हुए हैं तो ऐसे 4 मान के चलिए बॉक्सेस रहेंगे, ठीक है। तो आप वोट करने आ रहे हो तो आप अपना वहां पर पर्ची डाल दोगे। तो अब इस चक्कर में कितने सारे बॉक्सेस बनाने पड़ते थे, 20 लाख स्टील बॉक्सेस नियरली बनाने पड़े। तो इन्हें बनाना, फिर इन्हें काउंट करना, सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स था भाई, इसको मैनेज करना इतना नहीं टाइम कंज्यूमिंग था। तो पहले 2 इलेक्शन के बाद फिर हम कॉमन बैलेट पेपर यूज करने लग गए। मतलब अब ऐसा रहेगा कि सबके अलग अलग पेपर आपको नहीं डालना है, एक ही पेपर में सारे पार्टी के सिंबल वगैरह रहेंगे। आप जिसको भी वोट करना चाहते हैं उसको आप स्टैंप करके बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। तो वो अलग अलग पेपर, अलग अलग बॉक्सेस, ये सारे झमेलों को खत्म किया गया। ठीक है, बैलेट पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, सारे कैंडिडेट्स के नेम सिंबल रहेंगे, वोटर उसको स्टैंप करके अपनी चॉइस को मार्क करेंगे। लेकिन फिर लेट 1990s में हम ईवीएम यूज करने लग गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। आप वोट करने जाएंगे, अगर तब तक नहीं बदलता है तो आप अब मशीन यूज करते हैं, आप सीधे मशीन के थ्रू वोट करते हैं, ठीक है। तो इसे इंट्रोड्यूस करा गया एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और 2004 आते आते पूरी कंट्री में हम अब ये ईवीएम वगैरह ही यूज करते हैं।
अब भाई इंडिया में जो स्टार्टिंग के 3 इलेक्शन हुए ना, जनरल इलेक्शन, वहां पर कांग्रेस का बहुत ही बड़ा दबदबा देखने को मिल रहा था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहले जनरल इलेक्शन इंडिया में हुए, इसका रिजल्ट जो आया उसने किसी को सरप्राइज नहीं किया। सबको पता था कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ही इलेक्शन जीतेगी। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। कांग्रेस पार्टी बहुत फेमस थी। रीजन क्या था भाई? जो नेशनल मूवमेंट था उसकी लेगेसी लेकर इन लोग आगे बढ़ रहे थे। नेशनल मूवमेंट में जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो सब कांग्रेस को उसी के आगे का देखते थे कि भाई इन्हीं ने हमें आजादी दिलवाई है, ये हमारे हीरो हैं, इन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जो हमारी कांग्रेस पार्टी है पूरी लेगेसी को कंटिन्यू करके आगे ले जा रही थी। इसके बाद भाई ये अकेली एक ऐसी पार्टी थी जिसके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ना पूरी कंट्री में फैले हुए थे। ये लोग पूरी कंट्री पे काम करते थे। लोकल लेवल से ऊपर लेवल तक बहुत अच्छे से इनका काम होता था। फिर कुछ बड़े फेमस लीडर, जवाहरलाल नेहरू जी, हर कोई इनका नाम जानता है भाई। इस पार्टी के सबसे पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा फेमस लीडर है, दिया हुआ है यहाँ पर। तो इनका तो भाई नाम चलता था। तो इनसे भी बहुत लोग प्यार करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। फिर कांग्रेस ने भाई पूरी कंट्री में कैंपेनिंग करी, खुद को प्रमोट करा और फिर फाइनली रिजल्ट आए। अब जब रिजल्ट आए ना तो रिजल्ट ने थोड़ा लोगों को सरप्राइज करा, क्योंकि कांग्रेस भाई बहुत बहुमत से जीता था। जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए, अगर हम डेटा की बात करते हैं, 489 सीट्स में से 364 सीट्स हमारा कांग्रेस जीता। अच्छा, कमेंट में एक चीज और बताइए कि इंडिया में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो टोटल सीट्स कितनी रहती हैं और राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी रहती हैं? ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग 12th पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है ना? तो ये पहले इलेक्शन में इतना जीती और किसी भी चैलेंजर से इन लोग बहुत आगे थे। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलते हैं ना कि कांग्रेस के बाद सेकंड कौन आया, नाम याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड आई। एमसीक्यू में आ सकता है। इनको पता है कितनी सीट्स मिली थी? इन्हें मिली 364 और कम्युनिस्ट पार्टी को मिली सिर्फ 16। तो सेकेंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी में इतना बड़ा गैप था। अब भाई लोकसभा इलेक्शन के बाद स्टेट इलेक्शन भी हुए। इंडिया में स्टेट इलेक्शन भी हमको देखने को मिलते हैं। तो स्टेट इलेक्शन में भी कांग्रेस ने बहुत सारी बड़ी बड़ी विक्ट्रीज हासिल करी, है ना? हर ज्यादातर स्टेट में इन्हें मेजोरिटी मिली, लेकिन सिर्फ कुछ एक्सेप्शन थे जहां पर इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी। जैसे त्रवंकुर कोचिन, ये एक छोटे समय के लिए स्टेट इंडिया में बनाया गया था, आज केरला का पार्ट है। मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, यहां पर इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन यहां पर भी फाइनली इन्हीं की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी को पूरे लोकसभा के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर मेजोरिटी मिली। पूरे इंडिया को उस समय कांग्रेस पार्टी ही रूल कर रही थी। तो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद। फिर इसके बाद सेकेंड भी हुआ, थर्ड जनरल इलेक्शन भी हुआ। 1957 में सेकेंड हुआ, 62 में थर्ड हुआ। ईयर याद रखिएगा। यहां पर भी कांग्रेस ने अपनी सेम पोजीशन मेंटेन करके रखी। लोकसभा में अराउंड 3/4 ऑफ द सीट्स इन्होंने जीती। तो इनका दबदबा कायम था। स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ केसेस में भाई ऐसा देखने को मिला जहां पर कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिल पाई। बाकी जगहों पे तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कुछ जगह थोड़ा सा काम ढीला हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल केरला का निकल कर आता है 1957, जहां पर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। यहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बन पाई, है ना? इसके अलावा कांग्रेस ने नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर बहुत कंट्रोल जमा के रखा हुआ था, बहुत जगहों पे पावर में था। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि इंडिया में जो कांग्रेस का डोमिनेशन हमें देखने को मिलता था वो डिक्टेटरशिप नहीं था, वो दुनिया जैसा नहीं था, वो अलग था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको हम आंसर करेंगे, वेरी इजी आंसर है इसका, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे देखिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन आंसर वही रहता है। देखिए, इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसे डोमिनेंस देखने को मिला है दूसरी कंट्रीज का। बहुत सारी कंट्रीज में भी ये देखने को मिला है, लेकिन इसके बाद भी इंडिया में जो एक पार्टी का डोमिनेंस था वो बाकी कंट्रियों से बहुत डिफरेंट था। वो हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा। हमने कभी भी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया की बात करते हैं तो यहां पर भाई सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। हमने यूएसएसआर के एग्जांपल में भी देखा था कि वहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी होती थी। फिर म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया की बात करते हैं। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर भी हमें वन पार्टी स्टेट्स देखने को मिलती हैं, वहां पर मिलिट्री और लीगल कंट्रोल के कारण। इससे पहले अर्लियर अगर हम उसमें जाते हैं तो मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान की भी बात करते हैं तो यहां पर भी हमें वन पार्टी डोमिनेंस देखने को ही मिलता था। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में भले ही कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, लेकिन ये डिफरेंट था।
क्योंकि हम ऑल टाइम डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे। हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं था कि एक ही पार्टी हो सकती है और कोई पार्टी नहीं हो सकती। हम फुल डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे। हमारे फ्री फेयर इलेक्शन हुए, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस जीती क्योंकि कांग्रेस का दबदबा था, अच्छे अच्छे लीडर्स थे। सेम ऐसा किस्सा हमें देखने को मिला था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का साउथ अफ्रीका में। आप सभी को मालूम होगा साउथ अफ्रीका में अपार्थीड बहुत चलता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। तो जब वो सब खत्म हुआ उसके बाद वहां पर भी सेम ऐसा दबदबा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का देखने को मिलता था। तो इंडिया का उससे सिमिलर था। इंडिया में कोई डिक्टेटरशिप वगैरह नहीं थी। कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ थी वो उसके फ्रीडम स्ट्रगल से आती थी, और साथ में भाई बहुत अच्छे से उन्होंने उस समय काम वगैरह किया हुआ था, और सीधे सीधे नेशनल मूवमेंट का भी उनको प्रॉफिट मिला हुआ था। हमने पहले देखा हुआ, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। फिर कांग्रेस बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी भाई। जब बाकी पार्टी स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रही थी कि कैसे स्ट्रेटेजी करना है, कैसे हम इलेक्शन में उतरेंगे, कांग्रेस ने अपनी कैंपेनिंग ही चालू कर दी थी। तो कांग्रेस बहुत आगे था क्योंकि वो बहुत पहले से वर्क कर रहा है, उनका इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़िया से सेटअप हो चुका था। तो कांग्रेस को फायदा मिला फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स मतलब पहले शुरुआत करने का, इनको ज्यादा फायदा मिला। तो इंडिपेंडेंस के बाद भाई कांग्रेस के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं थी ना जो इतना कुछ कर पाए। तो कांग्रेस ऊपर से नीचे तक, बाएं से दाएं तक पूरे इंडिया में फैला हुआ था, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है मैंने पहले ही बताया था बहुत लोकल लेवल तक था। तो उससे इनको बहुत फायदा मिलता था। और वो पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है कि कुछ समय पहले तक तो भाई कांग्रेस नेशनल मूवमेंट ही था। नेशनल मूवमेंट जो इंडिया में फ्रीडम का चल रहा था वहां पूरे कांग्रेस के ही मेन हमें लीडर्स देखने को मिलते थे। और इस चक्कर में जो कांग्रेस का नेचर था ना वो ऑल इंक्लूसिव था, वो सबको इंक्लूड करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग कांग्रेस में आएंगे, हर एक फील्ड के हर एक एस्पिरेशन वाले लोग कांग्रेस को ज्वाइन करते थे। और इन्हीं सारे फैक्टर के कारण हमें कांग्रेस का डोमिनेशन देखने को मिला। इसके बाद इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है कि रीजन बताइए, कांग्रेस का डोमिनेंस जो था उसके पीछे क्या रीजन थे, कांग्रेस के फीचर्स बताइए, क्या ऐसे रीजन थे जिसके कारण कांग्रेस पार्टी का हमें पहले के 3 इलेक्शन में या पहले इलेक्शन में इतना डोमिनेंस देखने को मिला। अब हम इसके आंसर को देखते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर है। इस आंसर को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा वही इसमें आ रहा है। सबसे पहला फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी, नेशनल मूवमेंट की हमने बात करी, वेल ऑर्गेनाइज पार्टी है, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज है हम पढ़ चुके हैं, पूरी कंट्री में फैला हुआ है, लोकल लेवल तक इनका कनेक्शन है। फिर इसके बाद इंक्लूसिव नेचर अपन ने देख लिया, और फ्रीडम मूवमेंट के लीडर भी अपन ने देख लिया। तो इस आंसर में कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, वही पॉइंट्स आप रिपीट करेंगे। इसके बाद निकल के आता है dominance of the Congress party in the first general elections in India had no negative effect on the democratic nature of Indian politics। ठीक है, मतलब जो भी कांग्रेस का डोमिनेशन था उससे इंडिया के डेमोक्रेसी में, इंडियन पॉलिटिक्स में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसके आंसर की अब यहां पर हम बात करेंगे। ये भी बहुत ही मिलता जुलता आंसर है, सिर्फ 1-2 पॉइंट चेंज होंगे, वो मैं आपको बताता हूं। पहला कि भाई अगर हम इंडिपेंडेंस के समय की बात करते हैं तो जो हमारा कांग्रेस था ना वो एक रेनबो लाइक सोशल कोलिजन बन गया था। रेनबो लाइक का मतलब क्या होता है भाई, इसमें ना हमें हर कोई देखने को मिलता था। आगे अभी इससे रिलेटेड और आंसर आएंगे। कांग्रेस में आपको लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, जो लिबरलिज्म फॉलो कर रहे हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म फॉलो कर रहे हैं, कोई गरीबों के बारे में सोच रहा है, कोई अमीरों के बारे में थोड़ा ज्यादा सोच रहा है, कोई इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहा है, कोई एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहा है। अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग फील्ड के लोग हमें देखने को मिलते थे कि रेनबो लाइक कोलिजन टाइप का हो गया था। ये इंडिया की डाइवर्सिटी को, कोई भी क्लास हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, सबको रिप्रेजेंट करता था। जैसे यहां दिया हुआ है, वो लोग जो पैसिफिस्ट होते हैं, पीस वगैरह चाहते हैं, वो लोग जो रेवोल्यूशन वगैरह चाहते हैं, कंजर्वेटिव जो ज्यादा बदलना नहीं चाहते, रेडिकल जो एकदम से बदलना चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, मॉडरेट मतलब बीच वाले, राइट विंग, लेफ्ट विंग, हमें सब देखने को मिलते थे कांग्रेस में, है ना। प्री इंडिपेंडेंस डेज की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी पार्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता था, खुद का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता था कि कौन लीडर रहेगा, कौन किस पोजीशन में रहेगा, वो सब भी हमें कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिलते थे। उन्हें परमिशन थी कि आप कांग्रेस के अंदर रह के भी ये चीजें कर सकते हैं। तो कांग्रेस उस समय सब चीजों को फॉलो करता था। आगे वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे चीजें बदली। फिर इसके बाद वही पॉइंट रिपीट होंगे। कांग्रेस को अगर सक्सेस मिली तो भाई फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी थी, नेशनल मूवमेंट हो गया, वेल ऑर्गेनाइज था, है ना। जब लोग स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहे थे तब इन्होंने कैंपेनिंग वगैरह कर दी थी। और फिर अभी तक तो नेशनल मूवमेंट ही था, तो बहुत ही
इंक्लूसिव था, ऑल इंक्लूसिव था, ये टर्म्स अपने एग्जाम में यूज करके आना, रेनबो लाइक, ऑल इंक्लूसिव, है ना। तो ये सारी चीजें। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस है, बहुत सारी और भी पार्टीज थी जिन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करा था, एकदम फ्री और फेयर इलेक्शन हुए थे, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस जीत गया, क्योंकि इन लोगों का दबदबा सही था। और वही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाला आप एग्जांपल भी दे सकते हो, इसलिए डेमोक्रेसी में कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत सिमिलर टाइप के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अब कांग्रेस वाला क्वेश्चन आता है, हाउ was the Congress party transformed into a social collision of classes and castes in 20th century? या describe the organization of the Congress party as a social and ideological collision. कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन वहां पर अगर सोशल और आइडियोलॉजिकल बात करी जा रही है या कांग्रेस के नेचर की बात करी जा रही है, कैसे कांग्रेस में सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिजन वगैरह देखने को मिलता था, तो यही आंसर आप अपने एग्जाम में लिखकर आएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको बहुत अच्छे से समझना। कांग्रेस की शुरुआत होती है 1885 में, ईयर याद रखिएगा, एज अ स्मॉल प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप मतलब क्या होता है, जो रूलिंग, जो भी गवर्नमेंट है या जो भी रूलिंग अथॉरिटी है, उन पर प्रेशर डालना, उन्हें बताना कि लोग क्या चाहते हैं, उन लोग क्या गलत कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करने का इन लोग बाहर से काम करते हैं। किन के लिए बना था भाई, वो लोग जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल एलिट्स हैं, उन्हीं के लिए बना था। लेकिन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गया और एक मास पॉलिटिकल मूवमेंट बन के आया 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी मतलब वही समय जब इंडिया आजादी के लिए लड़ रहा था, तो वहां पर इन लोग एकदम नेशनल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़े। कांग्रेस का इसलिए पूरे इंडिया में नाम हो गया था। स्टार्टिंग में इसको डोमिनेट कौन करता था, इंग्लिश बोलने वाले लोग, अपर कास्ट के अर्बन एलिट लोग इसको डोमिनेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होते थे, आपको मालूम है इंडिया में हमने बहुत सारी चीजें करी थी ब्रिटिश को साइड करने के लिए, तो जैसे जैसे इनका रोल बढ़ता गया, वैसे वैसे बहुत सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन करने लगे। तो पहले तो सिर्फ अपर कास्ट और इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते थे, एलिट्स रहते थे, लेकिन देखते देखते कांग्रेस में हर एक बैकग्राउंड के लोग आने लगे। पेजेंट्स, जो फार्मर्स वगैरह हो गए, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, रूरल रीडर, सबने पार्टी को ज्वाइन करा और कांग्रेस को क्या बना दिया, ब्रॉड बेस्ड, जो बहुत ब्रॉड लेवल पे काम कर रही है, ब्रॉड इंटरेस्ट को लेके चल रही है, ब्रॉड बेस्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड में वो क्वेश्चन लिखे जाते हैं जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एज अ सोशल कोलिजन, एनालाइज द कांग्रेस पार्टी एज अ सोशल कोलिजन। तो आपको लिखना पड़ेगा, इस जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस भाई सीधे सीधे एक रेनबो लाइक कोलिजन बन गई थी, सोशल कोलिजन, जहां पर पूरी इंडिया की डाइवर्सिटी को इन लोग रिप्रेजेंट करते थे। कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, हर इंटरेस्ट के लोग देखने को मिलते थे। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ही कांग्रेस में मर्ज कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके इंटरेस्ट, उनके बिलीफ्स एकदम अलग थे। लेकिन अलग थे उसके बाद भी ये कांग्रेस का ही पार्ट थे, इन्हें कांग्रेस को छोड़ा नहीं, बस अपने इंटरेस्ट इन्होंने अलग से बनाए रखे हुए थे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि कांग्रेस हमें एक आइडियोलॉजिकल कोलिजन भी देखने को मिलता है। अलग अलग आइडियोलॉजी, लेफ्ट वाले भी, राइट वाले भी, सारे आइडियोलॉजी के लोग हमें कांग्रेस में ही देखने को मिलते थे। तो ये हमारा आइडियोलॉजी वाला अगर क्वेश्चन आता है कि एनालाइज द कांग्रेस पार्टी एज अ आइडियोलॉजिकल कोलिजन, तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना कि अगर एज एन आइडियोलॉजिकल कोलिजन की बात कर रहे हैं तो ये आप पूरा उसमें मेंशन कर दोगे। और वो लाइन फिर से रिपीट हो रही है, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। रिवॉल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, हर आइडियोलॉजी और हर उसके लोग हमें इसमें देखने को मिलते थे। आइडियोलॉजी वाले आंसर में ये पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज तो ऐसे भी थे जिनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन थे, खुद का स्ट्रक्चर था, लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेस में परमिटेड थे रहने के लिए। तो आप नोटिस कर रहे हो इस चैप्टर में क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स जो रिपीट होते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, चैप्टर बहुत ही इंटरलिंक्ड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के पास जो एक कोलिजन वाला कैरेक्टर था कि बहुत सारे लोग मिलके कांग्रेस को बना रहे हैं, तो एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ कांग्रेस को इससे मिल गई थी, इसको एक्सप्लेन करिए। तो देखते हैं भाई, कोलिजन का मतलब ही क्या होता है, जो इंक्लूड करता है। तो अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में हमें बहुत सारे अलग अलग लोग देखने को मिलते थे। अच्छा, अब जब इतने सारे लोग आएंगे तो कुछ चीजें हैं जिनसे आपको बचना पड़ेगा। वो चीजें क्या है, कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे में टूट सकता है। आपको बैलेंस बनाना है, आपको चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और इंक्लूसिवनेस, सबको आपको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा।
है ना, ज्यादातर इश्यूज में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कांग्रेस ये सारी चीजें कर रहा था। अब इससे क्या होता है भाई, जब आप इतनी सारी चीजें करते हो, इतने सारे लोगों को चलते हो ना, तो जो अपोजिशन वाले लोग हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। यही इंडिया में हमें देखने को मिल रहा था। जो भी नई पार्टी नया आइडिया लाने का सोचती थी, वो आइडिया पहले से कांग्रेस में देखने को मिल जाता था। उनका जो भी एजेंडा है, जो भी आइडियाज है, वो सारी चीजें कांग्रेस में ऑलरेडी हैं, क्योंकि कांग्रेस में बहुत तरीके के लोग हैं, तो उनके पास कोई नया मुद्दा भी नहीं बचता था। फिर कोलिजन लाइक पार्टी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस में टॉलरेंस भी था, मतलब चिड़चिड़ाती नहीं थी कांग्रेस। नए ओपिनियन आ रहे हैं, कोई अगर उनको टोक रहा है पार्टी में, कोई उनको गलत ठहरा रहा है, तो टॉलरेंस था, उन लोग सह लेते थे, क्योंकि उनकी पार्टी का नेचर ही उस समय वैसा बना हुआ था, है ना। इसीलिए उस पार्टी में बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लीडर ऐसे थे जिनके अलग अलग एम्बिशन, महत्वाकांक्षाएं अलग अलग थी, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर फोर्थ नंबर पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जो खुश नहीं थे, जो कांग्रेस कर रही है उससे वो खुश नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी वो कांग्रेस को तोड़कर कोई नई पार्टी नहीं बनाते थे, वो अंदर ही लड़ाई करते थे, क्योंकि कांग्रेस में सबको इंक्लूड किया जाता था। अंदर ही अपोजिशन है, मतलब सोचिए कांग्रेस है तो वही ग्रुप बटे हुए हैं जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो ये जो अलग अलग ग्रुप बढ़ जाते हैं ना, अलग अलग इंटरेस्ट वाले, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले, अलग अलग एस्पिरेशन वाले, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम फैक्शंस बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्शन। तो कांग्रेस के अंदर में से बहुत सारे फैक्शन देखने को मिलते थे। तो ये फैक्शन क्या करते थे, बहुत सारे लीडर को अलाउ करते थे कि भाई आप अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग इंटरेस्ट की बात कर सकते हो, आपको नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस में रहकर ये चीजें आप कर सकते हो। तो जो कांग्रेस की स्टेट लेवल पे यूनिट्स थी ना, वहां पर भी बहुत सारे हमें फैक्टर देखने को, फैक्शंस देखने को मिलते थे। तो कांग्रेस में अंदर अंदर बहुत सारे टुकड़े थे, बट वो कांग्रेस को छोड़ते नहीं थे। तो अब ये है कि ये बहुत प्रॉफिट मिलता था। तो जो छोटी छोटी पार्टीज है वो क्या करती थी, वो इन्हीं फैक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी कि कोई तो पार्टी को तोड़ दे, हमें जोड़ ले, या फिर अगर हम उनके तरीके से अपना कोई काम निकलवा पाए, तो अलग अलग तरीके से जो पार्टीज वगैरह है उन्होंने इन्हीं फैक्शंस को बाहर से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी। ये अपोजिशन वाली जो पार्टीज है, इनके ज्यादातर पावर तो होती नहीं थी, इसीलिए ये क्रिटिसाइज करने का या फिर इन्फ्लुएंस करने का या कांग्रेस को प्रेशराइज करने का काम करते थे। बाहर रहकर ये सारे काम करते थे। तो एक कांग्रेस पे ना एक चेक रखते थे कि पार्टी कुछ गलत ना कर पाए। डेमोक्रेसी का फायदा ही होता है कि कोई गलत नहीं कर पाता, क्योंकि अपोजिशन पार्टी रहती है वहां पर आवाज उठाने के लिए, प्रेशर ग्रुप भी रहते हैं। इसीलिए फर्स्ट जो डिकेड था इलेक्शन का, स्टार्टिंग का अगर हम बात करते हैं, तो उस समय भाई पॉलिटिकल कंपटीशन हमें कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिल जाता था। इसलिए कांग्रेस रूलिंग पार्टी भी रहती थी और अपोजिशन पार्टी भी रहती थी, क्योंकि अंदर ही अपोजिशन है। और इसीलिए इस फेज को याद रखिएगा, कांग्रेस सिस्टम बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस पीरियड को कांग्रेस सिस्टम क्यों बोला जाता है, तो ये आंसर आप मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया, एनालाइज द रोल प्लेड बाय द अपोजिशन पार्टीज। तो अपोजिशन पार्टी रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई इंडिया में बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही एक्टिव हमें अपोजिशन पार्टीज देखने को मिलती हैं। हमें तो इतनी भी देखने को मिली थी जो बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखने को नहीं मिलती है। इंडिया में पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट हमेशा से ही एक्टिव रहा है, तो उस समय जो बाकी कंट्रीज में नहीं हो रहा था वो इंडिया में हो रहा था, ठीक है। सम ऑफ दीज पार्टीज वर फॉर्म्ड बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, पहले ही फॉर्म हो गई थी। 1960s और 1970s में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। देखो, इन लोग स्टार्टिंग में ज्यादा सीट्स तो नहीं जीत पा रहे थे, 3 इलेक्शन में तो हमें कांग्रेस का ही डोमिनेशन देखने को मिलता था, है ना। लेकिन इसके बाद भी भाई जब इनका जो प्रेजेंस था ना, उसने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया। क्योंकि भाई अगर कांग्रेस सही से काम नहीं करेगा तो कोई और पार्टी आ जाएगी, तो रूलिंग पार्टी को भी डर रहता था, डेमोक्रेसी सही से फॉलो करना है, लोगों का वेलफेयर करना है, तो इनका बाहर से बहुत बढ़िया रोल रहता था, है ना। इन पार्टीज ने कांग्रेस को बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली, सही तरीके से क्रिटिसाइज भी करा। इस कारण से जो रूलिंग पार्टी है उसको अकाउंटेबल भी बनाया और बैलेंस्ड भी किया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अपोजिशन का काम ही होता है पार्टी को बताना कि आप सही से काम नहीं कर रहे हो, उनको प्रेशराइज करना। बहुत पार्टी थी भाई, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, भारतीय जनसंघ हो गया, सोशलिस्ट पार्टी हो गया, इन्होंने हमारे नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया स्टार्टिंग से, और बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स को भी ट्रेन किया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम अर्ली ईयर्स में बात करते हैं, जब इंडिया को आजादी मिली थी, तो अर्ली ईयर्स में ना कांग्रेस और अपोजिशन लीडर्स के बीच में बहुत ही हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिलती थी। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, है ना,
ये लोग भाई इंटरिम गवर्नमेंट, जो समय हमारी टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसका पार्ट थे। भले ही इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लोग कांग्रेस पार्टी के डायरेक्ट कोई हिस्सेदार नहीं है, बट कांग्रेस इनकी रिस्पेक्ट करती थी। इवन जयप्रकाश नारायण, आगे वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नेहरू जी ने इनको इन्वाइट किया था कि आप उनकी टीम ज्वाइन कर लीजिए नेहरू जी की और आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ भाई, धीरे धीरे कंपटीशन वगैरह बढ़ने लगे, पॉलिटिकल राइवलरी बढ़ने लगी, तो ये रिलेशन थोड़े से कमजोर हो गए थे। अब आखिरी में यार कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर जाकर ह्यूमैनिटीज के सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स ले सकते हैं। ऐसे नोट्स आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिल सकते। मतलब आप नोट्स देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे। हजारों बच्चे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लाइव क्लासेस वाले बच्चों को हम फ्री में देते हैं, बट अगर आप चाहो तो आप अलग से भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश के आपको ये प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे। आगे अब हम देखते हैं। आप नोटिस करेंगे यार इस चैप्टर में बॉक्सेस आते हैं, सोशलिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय जनसंघ का बॉक्स आता है। पिछले 10 सालों में इनसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बने हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हैं, क्योंकि भाई हमें पढ़ लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ सकते हो, आप इनको देखोगे आपको आइडिया लगेगा। विच पॉलिटिकल पार्टी लेड एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन, बताइए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीजेएस। अब ये क्या होता है, भारतीय जनसंघ ऑब्वियसली। हाउ डिड द सीपीआई डिफर फ्रॉम मेनी अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। एनालाइज द चेंजिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सीपीआई फ्रॉम 1920s टू अर्ली 1950s। या फिर सोशलिस्ट पार्टी का ओरिजिन और डेवलपमेंट बताइए। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, लेकिन उन तीनों बॉक्सेस को अगर आप देख लेंगे तो आपसे बिल्कुल बनेंगे, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह में भी उनको इंक्लूड किया गया है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस के, सीयूटी बैचेस के, हमारी कॉपी चेकिंग के इनिशिएटिव के, हम कॉपी भी चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम की तरह, और आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रहा हूं। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर हम सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह अपलोड करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।